पढ़ेंगे। मारवाड़ के एक प्रतापी शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राव मालदेव। सन भी याद रखना थोड़ा सा, किस से किस टाइम तक था, इनके बारे में कोई पूछ सकता है। तो इनका शासन 1531 से लेकर 1562 के बीच के अंदर इनका शासन रहा था। ये थोड़ा सा याद रखना आपने, 31 से 62 के बीच में। क्यों, बड़े राजाओं के सन कोई पूछ ले, बाकी तो छोटे मोटे राजाओं के तो नहीं पूछे जाए, फिर इनके बारे में और बात है। फिर वही बात, बड़े राजा होते हैं तो मम्मी कार पापा कार किसी का ही नाम पूछा जा सकता है आपने, तो सारी बातें याद रखनी। पिताजी का नाम था गंगा, राव गंगा, याद करना। एक जगह पहले हमने इनका नाम पढ़ा था, कहां पर पढ़ा, तो मैंने बताया था खानवा के युद्ध में, जब मेवाड़ में सांगा बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर भेजे थे। एक व्यवस्था बताई थी मैंने, सिस्टम बताया था, पाती परवन, और उसके तहत राजस्थान के सभी राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी थी। तब गंगा ने भी अपनी सेना भेजी थी, हालांकि खुद नहीं गए थे, अपने बेटे को भेजा था, बेटा मालदेव था, तो मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी, तो वो गंगा। कुल मिला के मेवाड़ में जब था सांगा, तो मारवाड़ में कौन था, गंगा था। और मालदेव की मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी। पिछले साल ही किसी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन था, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनमें एक स्टेटमेंट शायद कुछ ऐसा ही था कि जो मालदेव की माता थी उनका नाम पद्मा कुमारी था। ये सिरोही में एक राजा हुए थे जगमाल देवड़ा, उनकी बेटी थी, देवड़ा राजकुमारी थी कुल मिला के वहां की, सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। तो दोनों बातें याद रखना भाई इनके बारे में, ये बात भी याद रह जाए कम से कम इस बहाने आपके, कि पिता का नाम गंगा और मम्मी का नाम क्या था, पद्मा कुमारी नाम था। मालदेव के लिए और कहा जाता है कि मालदेव अपने पिता के टाइम के अंदर ही बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इनके पिता के टाइम में एक युद्ध हुआ था, इनके पिता का, सेवकी का युद्ध, बैटल ऑफ सेवकी, और उसके अंदर भी मालदेव जो थे गंगा की तरफ से गए थे और जीते थे उस युद्ध को। शेखा नाम करके इधर अपने नागौर साइड का कोई सामंत हुआ करता था, उससे गंगा की लड़ाई हुई थी, और उस युद्ध के अंदर भी यदि गंगा किसी ने जितवाया था तो मालदेव ने जितवाया था। तो कुल मिला के मालदेव अपने राजकुमार के टाइम में, जब वो एज ए प्रिंस थे, तभी से अपना लोहा मनवा चुके थे, तभी से उनकी इज्जत वगैरह खूब बढ़ी हुई थी। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा जी थे वो अफीम ज्यादा पिया करते थे, अफीम ज्यादा लिया करते थे। एक दिन अफीम की पिनक में मेहरानगढ़ की खिड़की के अंदर बैठे हुए थे, मालदेव गया, मालदेव ने जाके धक्का दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो मालदेव था वो अपने पिता को मार के राजा बना था। ज्यादातर अपने इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार भी किया, पर फिर कई इतिहासकार कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता, यदि कोई ऐसे पितृघाती होता तो शायद बाकी सामंत उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं रहा होगा। पर फिर भी कोई पूछे, अपने क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मालदेव अपने पिता की हत्या करके बना था, पिता का मर्डर कर दिया था, तो याद रखना भाई। तो पिता कौन थे, तो पिता गंगा जी थे। तो बातें, दोनों तीनों बातें याद रखना है। पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, राजकुमार के टाइम में कौन से युद्ध के अंदर जीत के आया था, मम्मी जो थी वो सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी थी, अपने पिता को मार के राजा बना था, अफीम खाया करते थे पिता, ज्यादा अफीम की पिनक के अंदर ही बैठे थे जाके। अब मालदेव तो ये कहता है कि मैंने तो चरण स्पर्श किए थे जाके, और लोग कहते साहब कोई चरण स्पर्श नहीं किए, जाके धक्का दिया था नीचे जाके। अब अल्लाह जाने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर कुछ कुछ बात ऐसी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अपने आगे क्या बातें हुई थी इसके बाद में। आगे मालदेव के लिए कहा जाता है कि मालदेव जब राजा बन गया था, जब मालदेव पहले तो राजा बना था, जब राजा बना था मालदेव, तो मालदेव के पास में गंगा जी इतने कोई अफीम वफीम खाने वाले आदमी थे, तो गंगा जी के टाइम में ज्यादातर जो सामंत थे, इनके जो फ्यूडल थे जितने भी, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। और जी में आता तो टैक्स दे देते, जी में आता टैक्स नहीं देते, जी में आता सेना भेज देते, जी में आती सेना नहीं भेजते, तो बड़ी विकट स्थिति थी। और जब मालदेव, तो जब राजा बनता है, तब मालदेव के पास में केवल 2 ही परगने थे। परगने का मतलब एरिया, रीजन, क्षेत्र, 2 परगने हुआ करते थे। एक तो इनकी राजधानी, राजधानी कौन सी है, तो जोधपुर, जहां राजा रहता है, ये तो वो तो होना ही था। एक परगना और था सोजत, पाली के अंदर अपने एक जगह पड़ती है सोजत, और कहते हैं मालदेव जी का तो राजतिलक यहाँ सोजत के अंदर ही हुआ था। इनका जो कोरोनेशन था, जो राजतिलक था, वो यहीं पर हुआ था, सोजत के अंदर। तो सब जब राजा बना मालदेव, तब इसके पास में केवल 2 परगने थे, एक तो जोधपुर राजधानी वाला, एक सोजत जहां पर इसका राजतिलक हुआ था। पर भाई राजा बनने के बाद जिस आदमी ने खूब युद्ध लड़े, कहते 52 युद्ध लड़े थे और 58 परगने जीत लिए थे। कितने युद्ध है, 52 बैटल्स है और 58 परगना। मुझे याद है एक एग्जाम का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा राजा जिसे 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है, तो राजा कौन है, मालदेव। खूब आसपास वालों को सबको हरा दिया था इस आदमी ने। ऐसे
नागौर, नागौर के अंदर एक बंदा था दौलत खान, उसको हरा दिया था। जालोर, जालोर के अंदर था सिकंदर खान, इसको हरा दिया था। सिवाना में था डूंगर सिंह, इसको हरा दिया था। इधर भादराजून के अंदर था वीरा सिंघल, वीरा सिंधल राठौड़ों की ब्रांच होती है, उसको हरा दिया था। इधर मेड़ता के अंदर हुआ करते थे वीरमदेव, इसको हरा दिया था। बीकानेर का राजा हुआ करता था जैत सिंह, इसको हरा दिया था। अपने बिलाड़ा के अंदर हुआ करते थे सीरवी, इन सीरवियों को हरा दिया था। जैसलमेर वाले भाटियों को हरा के उनसे फलोदी छीन लिया था, भाटियों से फलोदी छीन लिया था राके। तो खूब सारी जगह थी जहां पर इसने अटैक करके जीते थे। तो कुल मिला कितने युद्ध जीते थे? 52 युद्ध। और कितने परगने जीते थे? 58 परगने। थोड़ा याद रख लेना कौन कौन से क्षेत्र जीते इसने। नागौर में दौलत खां को हराया, जालोर में सिकंदर खां को हराया, सिवाना में डूंगर सिंह को हराया, भादराजून में वीरा सिंधल को हराया, मेड़ता के वीरमदेव को हराया, बीकानेर के जैत सिंह को हराया, जैसलमेर के भाटियों से फलोदी छीन लिया था, बिलाड़ा में सिरवियों को हराया था। इस प्रकार इसने 52 युद्ध जीते थे और 58 परगने जीते थे। नाम याद रहे नहीं रहे, इतनी बात याद रखना कि कौन सा राजा जिसने 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिए थे, तो वो राजा कौन है? अपना मालदेव। आगे बढ़े। पिता मम्मी और ये 3 बात याद रखने वाली, याद रहे सारे फैक्ट है भाई, सारे पूछे जाने वाले से, याद रखना इन चीजों। अब लो आगे बढ़ते हैं अपने आगे। फिर क्या के बाद अपने मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ में क्या संबंध रहे थे? अच्छा, अब जब इधर आपके दिल्ली के अंदर अब शेरशाह सूरी है, हुमायूं तो भाग चुका है, और इधर अपने राजस्थान के अंदर बड़ा राजा कौन बना हुआ है? मालदेव। स्वाभाविक सी बात थी कि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होगी। क्या कारण है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई की? क्यों होनी चाहिए इनके बीच में लड़ाई? कारण सीधे सीधे से, एक तो दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन है दोनों के बीच में, दोनों अपनी अपनी सेनाओं का विस्तार करना चाहते हैं। मालदेव की जो सीमाएं थी वो दिल्ली सल्तनत को छू रही थी, कहीं ना कहीं उसको टच करने लग गई थी। मालदेव का जो राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा था, डेंजर बनता जा रहा था। उसने यहां हाजी खान पठान को हरा के भगा दिया था, तो लगता था कि यार ये लफड़ा करेगा अपने। फिर दो सीधी सीधी से, शेरशाह इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है। मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा था, इसलिए शेरशाह लड़ना चाहता। मालदेव क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि शेरशाह सूरी है वो कल्याणमल और वीरमदेव की सहायता कर रहा है। कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता वाला, इनकी सहायता कर। तो शेरशाह के साथ संबंध, तो शेरशाह के साथ में उसके संबंध बहुत ही खराब रहे। लड़ाई हुई दोनों के बीच में। क्यों लड़ाई हुई? तो उसके कारण कि दोनों अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रखी है दोनों ने। इस वजह से मालदेव की जो बाउंड्रीज है वो दिल्ली सल्तनत को टच कर रही है, अजमेर पर उसने कब्जा कर लिया था। उधर मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है, इसलिए शेरशाह सूरी उससे नाराज है। शेरशाह सूरी कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है, इसलिए मालदेव उससे नाराज है। इनकी वजह से आपस के अंदर इनमें लड़ाई होनी थी, स्वाभाविक सी बात थी। लड़ाई हुई तो कौन सी लड़ाई हुई, क्या हुई, वो और पढ़ लेते हैं। सब जानते हैं अपने, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। पाली में जैतारण के पास में ये सुमेल की पहाड़ियां हैं, गिरी का मतलब पहाड़ी होता है, तो इसे आप जैतारण का युद्ध भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ जैतारण या बैटल ऑफ गिरी सुमेल। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? वही जिनकी हम बात कर रहे हैं, मालदेव और शेरशाह सूरी की। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में।
मैंने अभी बता दिया शेरशाह सूरी की तरफ एक तो बीकानेर वाला कौन गया हुआ है, कल्याणमल। कल्याणमल है बीकानेर का। और एक और बंदा कौन है, तो वीरमदेव मेड़ता वाला। इधर मालदेव के दो सेनापतियों के नाम याद रखना, जेता और कुंपा। कुंपा वही जिसको बीकानेर दे के आया था, वही है। कहते हैं कि ये युद्ध जब हुआ था, उस युद्ध से थोड़े दिन पहले कुंपा ने और मालदेव के पास आ गया था, वापस जोधपुर आ गया था। और मालदेव ने उससे पूछा कि भाई तू वापस जोधपुर क्यों आ गया, तो उसने कहा कि साहब ये हुआ, मैं वापस तो इसलिए आ गया हूं क्योंकि वहां बीकानेर में मेरा मन नहीं लगता, बीकानेर में मेरा जी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया और मैं यहीं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर उसने कहा मैंने सुना है कि उधर से शेरशाह सूरी हमला करने वाला जोधपुर पे, और मेरे पैतृक राज्य पे कोई हमला करे तो मैं बीकानेर बैठा रहूं, ये तो बात गलत है। तो मैं तो यहाँ जोधपुर में आपके साथ रहूंगा और आपके साथ में लड़ूंगा। और शेरशाह ने कहा मालदेव ने कहा यार शाबाश, ये होना चाहिए, यूं मादा आदमी। अब साहब यहाँ पे गिरि सुमेल में दोनों की आमने सामने सेनाएं आगे बैठ गई, इधर मालदेव की सेना बैठी, उधर शेरशाह सूरी की सेना बैठी। शेरशाह सूरी के साथ में बीकानेर और मेड़ता वाले और थे साथ के अंदर। सेना बड़ी, मालदेव की सेना खूब बड़ी, और शेरशाह सूरी को डर लगे। शेरशाह सूरी को लगे यार ये मराएंगे। मैंने बताया था कि मुसलमान राजा जितने होते थे उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, और शेरशाह सूरी ने अपने जो गुप्तचर थे उनसे पता लगवाया मालदेव के बारे में। पता चला कि जब आज दिन तक इसके सामने जो कोई है इसने भगा भगा के मारा। और इन कल्याणमल वीरमदेव की तो इसने हालत खराब कर दी थी, इन दोनों राज्य पे इसने कब्जा कर रखा। कल्याणमल वीरमदेव उधर से शेरशाह कह के लाए थे कि अपने तीनों लड़के मिलेंगे। कल्याणमल ने कहा मुझे बीकानेर दिलवा देना, वीरमदेव ने कहा मुझे मेड़ता दिलवा देना, शेरशाह ने कहा मुझे क्या मिलेगा, आप सर जोधपुर रख लेना, जोधपुर आपका ही है। अब शेरशाह ने उन दोनों को बुलाया और शेरशाह ने बुलाकर तुम क्या कह रहे थे, एक बार फॉर्मूला तुम्हारे वाला दोबारा बताना। कल्याणमल ने कहा सर मैं बीकानेर, वीरमदेव को मेड़ता, आपको जोधपुर। उसने कहा ऐसा नहीं लगता कि तीनों को मार के दिल्ली आगरा पे और कब्जा करे, और तुम फंसा दिया यार मेरे को चारों तरफ से लाके यहाँ पे। पर शेरशाह सूरी के लिए कहते हैं कि शेरशाह सूरी में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जितनी चालाकी थी, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी के अंदर। और उसने कहा मुझे अब दिमाग लगाने दो, अब आप यूं बाहुबल से युद्ध नहीं जीता जाएगा, अब तो कोई युक्ति बिड़ानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और कहते हैं कि उसने 4-5 अपने बंदे लिए और उन बंदों को अच्छी अच्छी ढाल दी। ढाल समझते हो, तलवार ढाल, तलवार चलाने के लिए ढाल जो रोकने के लिए होती, ढालें दी। का व्यापारी बनो और व्यापारी बन के जहां मालदेव के कैंप लगे उन कैंपों के अंदर जाओ, ये ढालें बेच के आओ, और साथ के अंदर ये मेरी 2-1 पर्चियां ये वहां पे गिरा के आ जाना। उनका साहब ठीक है कर देंगे। और अगर डाउट नहीं होना चाहिए, पर्ची ऐसी जगह गिरनी चाहिए जहां मालदेव को दिख जाए और ये भी नहीं पता चलेगा आपने डाले, आप पक्का ही पता नहीं चलने देंगे। गए साहब वो जाके जहाँ कैंप लगे थे वहां का, भाई अच्छी ढाल है ले लो, अच्छी ढाल ले लो। अब युद्ध के टाइम में ढाल तलवारों की आवश्यकता किसको नहीं हो। मालदेव ने कहा इधर बुलाओ भाई, इधर बुलाया यार, बुला के कहा भाई क्या है, उनका हमारे पास तलवार और ढाल है, अच्छी दिखाओ कैसी है। उन दिखाई वास्तव में अच्छी अच्छी ढाले और तलवार थी। उसने अपने सारे सेनापति बुलाए, जेता कुंपा बाकी जितने और थे सबको बुलाए और कहा भाई देखो ढाल तलवार की तो जरूरत सबको पड़ेगी, तो क्यों ना आप इसे ढाल तलवार खरीद लो। और सबको दिलवा दी। किसी ने कहा मुझे 100 दिलवाओ, 200 दिलवाओ, 400 दिलवाओ, सबको दिलवा दी। पेमेंट किया मालदेव ने उनका। सारे सेनापति अपने अपनी ढालें तलवारें लेके कैंप के अंदर चले गए। वो व्यापारी उठ के चले गए और उठने से पहले उन्होंने वो 2-1 पर्चियां वहां पे डाल दी। और जब उठ के चले गए तो मालदेव ने देखा यार ये पर्चियां कहां से आई, ये तो पहले तो नहीं थी। मालदेव ने पर्चियां उठा के देखी, पर्चियों के अंदर जैसे लिखा हुआ था कि जैसे पर्चियां यूं थी कि शेरशाह सूरी ने पर्चियां जेता कुंपा के लिए भेजी है, पर गलती से उनसे यहां गिर गई। और उन पर्चियों के अंदर लिखा हुआ था जेता कुंपा की तरफ से कि शेरशाह सूरी तुम चिंता मत करो, कल जैसे ही मालदेव युद्ध के अंदर आएगा हम मालदेव को पकड़ेंगे और मालदेव को पकड़ के तुम्हें सौंप देंगे। कि जेता कुंपा ने लेटर उसको लिख के ऐसे भेजे थे और शेरशाह ने वापस लिख के भेजा कि हाँ ठीक है अपनी डील पक्की, और मैं जीत गया तो बाद में तुम्हें मारवाड़ का राजा बना दूंगा। अब मालदेव ने जैसे ही वो पर्चियां पढ़ी उसका दिमाग खराब, उसको लगा कि यार नमक हरामी हो रही है अपने साथ में, तो अपने ही लोग अपने खिलाफ। और उसने अपने बाकी सामान, जेता कुंपा को छोड़ के जो बाकी सामान थे उनको बुलाया और उनको कहा कि गो बैक, वापस चलो। उसने सोचा जब यार लड़के मरना ही है तो मैं यहाँ गिरी सुमेल में नहीं लड़ूंगा, तो मैं वापस जोधपुर जाके लड़ूंगा। एक बात और लो बीच,
कहते हैं कि जब शेरशाह की सेना आने के समाचार मिले थे, भाई शेरशाह की सेना लड़ने के लिए आ रही है, तो मालदेव ने वहां बैठ के कहा था भाई आपने कहां युद्ध लड़े? तो जेता कुंपा ने कहा था कि युद्ध गिर सुमेल के पास लड़ा जाए। क्यों? तो उनका वो ये जेतारण वाली जगह जेता के नाम से ही है, तो उसने कहा वो वाली जमीन हमारी है और वहां पर हम व्यवस्था अच्छी कर देंगे, खाने पीने के हथियारों की सब व्यवस्था हम अच्छी कर देंगे। तो मालदेव के दिमाग में आएगा, अच्छा जेता उस दिन कह रहा था कि उस जमीन पर मैं व्यवस्था अच्छी कर दूंगा, तो व्यवस्था ये है कि मुझे पकड़ के शेरशाह को सौंप दो। और ये कुंपा, मैं इसको बीकानेर छोड़ के आया था और मैंने इसको कहा था तू वापस क्यों आ गया? तो इसने कहा मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, आपको साथ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इनकी तो प्लानिंग भाइयों भाइयों की, ये दूसरी। और उसने अपने बाकी सबको कहा कि ये देखो साहब, ये नमक हरामी है, इन्होंने हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, बिट्रेल किया है, और अपने को वापस यहाँ से चलना चाहिए। बाकी सारे सामान चले गए। जेता कुंपा ने खूब सौगने कही, उन्होंने कहा तू कहे उसकी सौगन है, और हमने ऐसा नहीं किया है, राइटिंग चेक कर ले यार, हमारे साइन नहीं है ये। पर अब मालदेव नहीं माना तो नहीं माना। तो जेता, और अब बाकी सारी जनता, जो बाकी सारे सामंत, वो यूं थू थू करे, और वो जेता कुंपा की तरह, अरे यार कोई अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है ऐसे, कोई अपने राजा के साथ ऐसे धोखाधड़ी कर सकता है, और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, वैसी बातें कर। जेता कुंपा को ये बातें बड़ी यूं चुभी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमारे पर इतना बड़ा क्लेम किया आपने, इतना बड़ा आरोप लगा दिया हमें, तो कल हम लड़े। केवल 12,000 फौजी उनके पास में थे, और दूसरे दिनों 12,000 फौजी शेरशाह सूरी की 80,000 की फौज से लड़े थे। क्या बेहतरीन युद्ध लड़ा उन लोगों ने, शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। पर कहते हैं मुस्लिम राजाओं में एक अच्छी विशेषता और थी कि मुस्लिम राजा हमेशा रिजर्व्ड आर्मी रखा करते थे, एक आर्मी पीछे और रखते थे, जबकि अपने यहाँ के जो राजा थे वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी एक साथ झोंक दिया करते थे। शेरशाह सूरी की जो रिजर्व्ड आर्मी थी, उसका सेनापति था जलाल खान जलवानी, वो अचानक पीछे से आ गया। जलाल खान जलवानी वो सेना लेके आ जाता है। अब देखो भाई, एक तो एकदम फ्रेश सेना है युद्ध के अंदर, एक पहले से लड़ रही हो, तो लड़े हुए थके हुए होते हैं, फ्रेश आती हो ढंग से लड़ पाते हैं। जलाल खान जलवानी वाली जो बटालियन आई थी, उसने बहुत ढंग से बाद में लड़ाई की, और जेता और कुंपा अपने 12,000 साथियों के साथ उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन वो अपना नाम इतिहास के अंदर अमिट कर गए कि केवल 12,000 योद्धा अपना कलंक उतारने के लिए उस 80,000 की फौज से लड़ गए थे, और एक बार तो लगभग युद्ध जीत गए थे। और कहा तो यहां तक जाता है कि शेरशाह सूरी भले युद्ध जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद भी उसके मुंह से निकला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। कि आज मैंने एरिया जीत तो लिया है, लेकिन जीतने के बाद मिला क्या? ये जोधपुर का इलाका, जहां पर होता क्या है, मुट्ठी भर बाजरी। यदि हार जाता तो यार दिल्ली और आगरा जो मेरी हिंदुस्तान की बादशाह है, उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते। तो याद रखना कि किस युद्ध के बाद में ऐसा कहा गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में, जेतारण के युद्ध के बाद में, जो 5 जनवरी 1544 को मालदेव के पीछे हटने के बाद उसके दो सेनापतियों जेता और कुंपा की मात्र 12,000 की फौज ने शेरशाह सूरी की विशाल 80,000 की फौज के साथ में युद्ध किया था। तो ये सारी बातें भाई याद रखना। कौन टुकड़ी लेके आया पीछे, इसका नाम याद रखना, जलाल खान जलवानी टुकड़ी लेके आ गया था। ये अपना गिरी सुमेल का युद्ध है, या जेतारण का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ। फिर जो स्टेटमेंट वही लिखा है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसने कहा था? तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का स्टेटमेंट है। कौन से युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है। तो ये बात याद रखने वाली सी बात। फिर आगे, अब यहां पे इस युद्ध के टाइम में मालदेव जो है वो कुछ गलतियां करता है। मालदेव की गलतियां क्या? मालदेव की एक गलती थी कि उसने कल्याणमल को और वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दिया। आप इमेजिन करो, सोच के देखो आप, कि यदि मालदेव बीकानेर और मेड़ता पर हमला नहीं करता तो कल्याणमल और वीरमदेव कभी भी शेरशाह सूरी के पास नहीं जाते, और यदि वो कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास नहीं जाते तो शेरशाह सूरी को हमला करने का मौका नहीं मिलता। उसने राठौड़ों की फूट का ही फायदा उठाया था। अब मान लो, हम तो कहते हैं शेरशाह सूरी फिर भी एक साम्राज्यवादी राजा था, उसको अपना एम्पायर बढ़ाना था, उसकी भी एक्सपेंशन पॉलिसी थी, और कल्याणमल वीरमदेव नहीं जाते तो भी हमला करता। राजा को कोई आवश्यकता थोड़ी है बहाने ढूंढने की, वो तो यूं ही हमला कर सकता है। अब यदि कल्याणमल वीरमदेव के साथ मालदेव के अच्छे रिलेशन होते और शेरशाह सूरी मालदेव पर हमला कर देता, तो कल्याणमल वीरमदेव किसकी तरफ से लड़ते? निश्चित रूप से मालदेव की तरफ से लड़ते। एक राठौड़ों का अलायंस होता, और यदि वो सब एक साथ लड़ते तो शेरशाह को वैसे ही भगा देते। दूसरा, मान लिया फिर भी कि भाई वो चले गए थे, कल्याणमल वीरमदेव भी चले गए थे, फिर भी मालदेव इतना क्या कानों का कच्चा निकला? क्यों? पर्चियां पढ़ पढ़ कर वापस चला गया था।
यदि वो युद्ध के अंदर टिक भी जाता उस दिन, तो जब जेता और कुंपा की 12,000 की फौज शेरशाह को यह कहने के लिए मजबूर कर देती है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो सोच के देखिए यदि पूरी मालदेव की सेना उस युद्ध के अंदर होती तो मालदेव शेरशाह सूरी को हरा देता और मालदेव संपूर्ण उत्तर भारत का राजा बन सकता था। पर फिर मैं वही जो मैंने पहले कहा आपको, इतिहास तो नाम के शब्द को कोई महत्व नहीं देता है। कैसा होता तो क्या होता, रिजल्ट ये था कि शेरशाह सूरी युद्ध जीत चुका था, मालदेव अपने 2 बेहतरीन कमांडर खो चुका था, शेरशाह सूरी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने जोधपुर पे भी कब्जा कर लिया था। मालदेव अभी भी अपने सामंतों से घबराया हुआ था, पर मालदेव को लग रहा था कि जैसे जेता और कुंपा खिलाफ थे वैसे बाकी फ्यूडल लॉर्ड भी मेरे खिलाफ हो सकते हैं, और बाकी वाले सामंतों पे भी उसने कब्जे किए थे, जबरदस्ती हरा के कब्जे किए थे, तो उसके डर के मारे उसके साथ थे, उसको लगता था ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं मालदेव जोधपुर भी छोड़ के और सिवाना चला गया था। सिवाना के लिए कहा भी जाता है कि राठौड़ों की सेंचुरी थी, एक तरीके से राठौड़ों की शरण स्थली थी, कि मारवाड़ के राठौड़ों को जब भी कोई शेल्टर हाउस चाहिए, सेफ शेल्टर हाउस चाहिए होता था, सेफ हाउस चाहिए होता था कि यार बड़ा आक्रमण हो गया कहां जाए, तो सिवाना चले जाया करते थे। एक पहाड़ियों का स्थान था सिवाना थोड़ा, तो वहां पे लड़ना थोड़ा सा डंका हो जाता था। तो मालदेव यहाँ से किधर चला जाता है, सिवाना चला जाता है। इधर जोधपुर के अंदर शेरशाह ने अपना एक बंदा छोड़ दिया था, खवास खां। इस खवास खां के नाम से अपने नागौर में गांव है खवासपुरा, खवास खां को छोड़ दिया था। मालदेव वापस गया यहाँ से, शेरशाह सूरी वापस चला गया था। 1545 में शेरशाह सूरी खुद ही मर जाता है, कालिंजर पर जब आक्रमण करने के लिए गया था और उसने एक तोप का गोला दीवार के टकरा के वापस उसी पे आ गया था और शेरशाह सूरी उसमें मारा गया था। जैसे ही मालदेव को पता चला, वो सिवाना बैठा हुआ था कि शेरशाह सूरी मर गया, 1546 में वापस हमला करता है जोधपुर पे, खवास खां को यहाँ से भगा देता है, कब्जा कर लेता है। आसपास के जो भी इलाके अफगानों ने जीत लिए थे उन इलाकों पर भी उसने वापस कब्जा कर लिया। एक छोटी सी बात यहाँ पर और याद रखना, कहते जब शेरशाह सूरी यहाँ से जा रहा था तो उसने देखा यार मारवाड़ पे तो कब्जा कर ही लिया, क्यों ना मेवाड़ की तरफ भी देख ले। 1544 का साल, उस समय मेवाड़ के अंदर नए नए राणा जी बने थे, उदय सिंह 1540 में मावली वाले युद्ध के बाद तो बने ही थे, और उदय सिंह को लगा पार नहीं पड़ेगी, तो उदय सिंह कहते हैं कि शेरशाह सूरी से संधि कर लेता है और शेरशाह सूरी को चुपचाप यहाँ से निकल जाने दिया था। तो संधि कर ली तो उसने भी आक्रमण नहीं किया, निकल जाए। कहते हैं ऐसा किले की चाबियां सौंप दी थी, उनका मतलब ये हुआ कि आपस में संधि कर ली थी। तो ये भी ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी यहाँ से गुजरते टाइम मेवाड़ होके भी गया था, तब मेवाड़ का राणा उदय सिंह हुआ करता था। तो ये भाई अपने इस युद्ध की और आसपास की बातें। दूसरी थोड़ा सा ही लिखा हुआ कि मालदेव की गलतियां क्या क्या थी, तो मालदेव की गलतियां पढ़ लेते हैं अपने भाई। डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स क्या क्या की थी मालदेव ने, तो वो देख लेते हैं। एक वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको डिप्लोमेटिक मिस्टेक क्या थी। एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक ये कि उसने जो राठौड़ों के जो उसके सामंत थे, राठौड़ों के उसके भाई बंधु थे, उनके खिलाफ उसने और युद्ध करके उन्हें शेरशाह सूरी के पास भेज दिया था कि उसने कल्याणमल और मेड़ता के जो वीरमदेव थे उनके साथ में अच्छे संबंध बना के नहीं रखे थे, उनको अलग कर दिया था। कि उसकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी है, उसने उसके ही जो कुल के लोग थे, उसकी जो डायनेस्टी के लोग थे, उनको उसके खिलाफ कर दिया था। ये बताया हुआ इसके बारे में कि इफ ही हैड ऑब्टेन द सपोर्ट ऑफ कल्याणमल ऑफ बीकानेर एंड वीरमदेव ऑफ मेड़ता, दे वुड हैव डोमिनेटेड शेरशाह सूरी वेरी इजीली। यदि वो इनका सहयोग ले लेता तो आराम से उसको क्या कर सकते थे, डोमिनेट कर सकते थे। फिर उसकी ये एक जो सस्पिशियस पॉलिसी थी कि हर किसी पे डाउट करता था, किसी पे विश्वास करता ही नहीं था। इस वजह से जो जेता और कुंपा थे वो उसके खिलाफ हो गए थे। यदि वो जेता और कुंपा कोई अपने साथ में रख लेता है, उनका साथ वो दे देता, तो युद्ध को जीत लेते। फिर लिखा हुआ है सस्पिशियस ऑफ डिस्ट्रस्टिंग नेचर ऑफ राव मालदेव, मालदेव भाई है ना। इफ ही वुड नॉट हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ शेरशाह फेक लेटर, कि वो ट्रैप हो गया था, शेरशाह ने जो फेक लेटर भेजे थे उनके अंदर ट्रैप हो गया था। And still trusted his own commanders Jeta and Kumpa, he would have won the battle of गिरिसुमेल। तो वो जो गिरिसुमेल वाला युद्ध था उसको आराम से जीत सकता था। एक और लिखा हुआ है कि मारवाड़ की जो मालदेव की खुद की जो पॉलिसी थी, उसकी सप्रेस पॉलिसी थी कि उसने सबको हरा हरा के अपने कब्जे में किया था। इस वजह से भी वो अपने सामंतों का जो ट्रस्ट था ढंग से वो नहीं जीत पाया था। इस वजह से हमेशा उसको डाउट ही रहता था कि यार ये मेरे कभी भी खिलाफ हो जाएगी। तो ये मालदेव की कुछ कमियां है। तो शेरशाह सूरी से क्यों हार गया था, तो इन कमियों की वजह से हार गया था। तो कोई पूछे शेरशाह और मालदेव के बीच में क्या रिलेशन थे, तो आप रिलेशन बताना, रिलेशन बता के बताना कि भाई इन संबंधों में मालदेव ने कुछ गलतियां की थी, क्या गलतियां की थी, तो ये बातें आप लिखते याद रह जाएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तो है मालदेव के निर्माण कार्य, तो जो उसकी पॉलिटिकली बातें थी वो तो हो गई। निर्माण कार्य मतलब क्या क्या उसने बनवाया था, क्या क्या नहीं बनवाया था। किले बनवाए थे उसने कुछ, नागौर में अपने एक जगह पड़ती है रिया, तो कहते हैं रिया का किला उसी के टाइम में बनाया गया था।
फिर नागौर में अपने एक जगह पड़ती है मेड़ता, तो मेड़ता वाला किला मालकोट कहते हैं इसको, ये भी इसी ने बनवाया था। फिर सोजत में इसका राज तिलक हुआ था पाली वाली जगह, तो सोजत वाला किला भी इसी ने बनवाया था। और फिर अपने जैसलमेर के अंदर एक किला पड़ता है पोखरण, ये भी इसी ने बनवाया था। ये किले तो बनवाए थे इसने। जो जोधपुर शहर का जो परकोटा है वो भी इसी का बनवाया हुआ था भाई। रैमपार्ट का दो, जोधपुर का परकोटा का दो, जोधपुर की चार दीवारी का दो, वो भी मालदेव के टाइम में बनी थी। उसको भी इसी टाइम के अंदर करवाया गया था। निर्माण कार्य भी थोड़े से ध्यान रख लेना इसके। फिर आगे क्या पढ़े हम, ये निर्माण कार्य तो हो गए। कौन कौन से किले, रिया मेड़